हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो बजट 2022 के ऊपर रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर योर एग्जाम पर्पस। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगर आप पीएचडी एडमिशन के लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां भी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए वाली वीडियो। और इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हो और उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वहां भी इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो काम आने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से पूरी देख लें। छोटी सी वीडियो रहेगी 10 से 12 मिनट की, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और अगर कोई क्वेश्चन बने एग्जाम में तो उसका आप आंसर इजीली कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और समझते हैं बजट 2022, इसके कुछ हाईलाइट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो गाइज, यूनियन बजट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करती है पार्लियामेंट में, also referred to as the annual financial statement in article 112 of the constitution of India। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में इसको मेंशन किया गया है। सबसे पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के नाम से नहीं बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। इसके अलावा गाइस, इट इज द एनुअल बजट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया का एनुअल बजट है जो कि एक साल में एक बार पेश किया जाता है। The government present it on the first day of February so that it could be materialized before the beginning of new financial year in April। गाइस, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस डे को बजट जो है वो पेश किया जाता है। तो आई थिंक सभी को पता है ये चीज, दैट इज फरवरी के फर्स्ट डे को बजट जो है वो पेश किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। अंटिल 2016 तक की बात है, इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। फरवरी के आखिरी जो डे होता था, लास्ट वर्किंग डे होता था, उस डे पे इस बजट को पेश किया जाता था। बट अभी क्या हो गया है, इस बजट को अभी फर्स्ट डे को पेश किया जाता है फरवरी के, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। द बजट विच इज प्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ फाइनेंस बिल and the appropriation bill has to be passed by Lok Sabha before it can come into effect on 1st April, the start of India's financial year। हमारे इंडिया का जो स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो इस ईयर में इस बजट को इंप्लीमेंट करने के लिए इस बजट को 1 फरवरी को ही पेश कर दिया जाता है, ताकि तब तक जब तक हमारा 1 अप्रैल स्टार्ट हो तब तक जो इसके जो बाकी रिमेनिंग प्रोसीजर होते हैं वो कंप्लीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ इसका जब पेश किया जाता है तब एज ए फाइनेंस बिल पेश किया जाता है। मतलब जब बिल जो एज ए बजट जब आता है आपके पार्लियामेंट के अंदर, तब वहां पर एज एन एक्ट नहीं आता है। ये आपका बजट जो है वो एज एन फाइनेंस बिल आता है, इसको पेश किया जाएगा, उसके बाद ये लोकसभा में पास किया जाएगा, उसके बाद ये एक्ट बनता है जब हमारे प्रेसिडेंट जो है उस पर साइन कर देते हैं। तो हमेशा ऐसे ही एक्ट बनते हैं और इसको भी कोई अलग नहीं है, ये भी पहले बिल की तरीके से पेश किया जाता है। कोई चेंजेस करने होते हैं तो लोकसभा के पासिंग प्रोसीजर में कुछ चेंजेस वगैरह भी हो जाती है कई बार, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट ने साइन कर देते हैं तब ये एक एक्ट बन जाता है। तो याद रखना गाइस, ये 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाता है। और एक चीज और, जो बजट होता है वो अपकमिंग ईयर के लिए होता है। जैसे बजट अभी जो 1 फरवरी को बनाया गया है हमारे इंडिया में, ये कौन से सेशन के लिए है? ये सेशन है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का। मतलब लेखा जोखा इसमें है कि हम ये करने वाले हैं इस साल में। बजट हमेशा हमारी फ्यूचर के लिए होता है। बजट जो होता है हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं कि हमारी इतनी सैलरी आने वाली है, पैसे यहाँ पे खर्च होने वाले हैं, सेम ऐसे ही इंडिया का बजट होता है कि इनकम कहाँ से आनी है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्चा करने वाली है। तो इस तरीके से जो है ये बजट बनाया जाता है। नाउ गाइस, जब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो कि आपको जानना जरूरी है। पहला है दैट इज नो चेंज इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं किया गवर्नमेंट ने। विद नो चेंज इन स्लैब्स, कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स रिटेन्स अनचेंज। तो गाइस आपको पता होना जरूरी है कि क्या रेट चल रहा है इस टाइम पर इंडिया में। तो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट 2 रेट चल रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ 2 रेट जो है इफेक्टिव है। अगर आप इस वाले रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करोगे तो ये है आपका विद डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस। आपको कुछ डिडक्शन कुछ एग्जम्पशंस देती है गवर्नमेंट। लाइक अगर आप कोई एजुकेशन सेक्टर में है या अगर आप कोई ऐसे काम करते हो जो कि टैक्स एग्जम्प्टेड रहता है, तो अगर आप उसका फायदा लेते हो तो फिर आपको इस रेट से टैक्स पे करना होगा। और अगर आप विदाउट डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस टैक्स पे करते हो तो यहां पर आपको इस रेट से पे करना होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप डिडक्शन लेते हो तो उस केस में आपको ज्यादा रेट से टैक्स पे करना पड़ जाता है, और अगर आप डिडक्शन नहीं लेते हो तो ऐसे में आप कम रेट से टैक्स पे कर सकते हो। बात वही पड़ती है, ये आपको न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में फंसाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम आपका जो
अमाउंट पे करना होता है गवर्नमेंट को, लगभग लगभग में ऑन एन अप्रॉक्स जो है वो सेम बैठता है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बैठेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगभग लगभग अगर आप दोनों डिजाइन से देखोगे तो जो आपका टैक्स है वो कहीं ना कहीं सेम अमाउंट में निकल के आता है। तो एक तरीके से लुभाने की बात करती है गवर्नमेंट कि हम आपसे कम टैक्स ले रहे हैं पहले की कंपैरिजन में, कि पहले हम 20% लेते थे, अभी हम आपका 10% ले रहे हैं, 15% ले रहे हैं, लेकिन अगर आप विदाउट डिडक्शन करेंगे तो जो अमाउंट निकल के आता है वो उतना ही निकल के आता है जितना आप विद डिडक्शंस लेते हैं तब। तो ये आपका टैक्स स्लैब है कि अप टू 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख तक की जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, आपको याद रखना है कि कितनी इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड रहती है। तो एक साल में अगर 2.5 लाख रुपए कमाओगे तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाओगे तो 5% का है, यहाँ भी 5% है। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की इनकम कमाओगे तो आपको 10% का रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा अगर आप डिडक्शन नहीं लेते हो, और अगर आप डिडक्शन लोगे तो उस केस में आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे 2-3 स्लैब और हैं, आप इनको खुद से गो थ्रू कर सकते हैं। अभी ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट कितना दिया हुआ है। मैक्सिमम है 15 लाख, मतलब 15 लाख तक के लिए स्लैब रेट्स होते हैं। अगर 15 लाख से ज्यादा आप कमाते हो एक साल में तो आपको फ्लैट 30%, उसके बाद फिर कुछ नहीं, आपको फ्लैट 30% जो है एज एन अमाउंट पे करना पड़ता है टैक्स के तौर पे। तो आपको जो टैक्स स्लैब होते हैं वो 15 लाख तक होते हैं, उसके बाद कितना भी कमा लो, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, आपको 30% ही देना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें तो 60 लाख जॉब्स जो है वो मेक इन इंडिया के थ्रू बनाई जाएंगी, ऐसा प्लान कर रही है गवर्नमेंट। मतलब 60 लाख जो जॉब है वो क्रिएट की जाएंगी। तो एज एन यंग पर्सन, और अगर आप लोग जॉब सीकर हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है ये कि 60 लाख जो जॉब है वो क्रिएट होने वाली है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, PLI बोलते हैं इसको हम, स्कीम के अकॉर्डिंग फॉर अचीविंग आत्मनिर्भर भारत has received an excellent response with the potential to create 60 lakh new jobs and additional production 30 lakh crore during the next 5 years। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है गाइस कि यहाँ पर मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है इस पे जोर दिया जाएगा, इस पे इंसेंटिव दिए जाएंगे। मतलब कोई कंपनी अगर इंडिया में प्रोडक्शन करती है तो उसको इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि वो इंडिया में प्रोडक्शन करे, और जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया के लोगों को ही एज ए लेबर हायर करे ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े, मतलब लोगों की जो बेरोजगारी है वो खत्म हो। तो ये चीज अच्छी बात है, मेक इन इंडिया जितना सक्सेस रहेगा हमारे इंडिया के यूथ के लिए अच्छी बात है कि जॉब क्रिएट होती रहेंगी। तो हम लोग इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं, बस होप कर सकते हैं कि जो कैंपेन है ये अच्छे चलता रहे ऐसे ही, ताकि आप फिर फर्दर और जॉब जो है वो क्रिएट होती रहे। इसके अलावा गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जानने को मिली, दैट इज कि डिजिटल करेंसी है बाय आरबीआई टू बी इंट्रोड्यूस। अब 2022-23 में आरबीआई एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली जल्दी ही। अभी डिजिटल करेंसी क्या है, ये हमारा करेंसी का फ्यूचर है। गवर्नमेंट हैज प्रोपोज्ड टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रूपी। अब याद रखना गाइस ये टर्म जो है डिजिटल रूपी के नाम से जाना जाएगा, यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो जैसे बिटकॉइन है ना, जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन है, जो कि बाकी अदर करेंसीज हैं, ऐसे ही ब्लॉकचेन का यूज करते हुए आरबीआई खुद अपनी करेंसी लॉन्च करने वाली है। बिकॉज आपको पता है कि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बिटकॉइन और बाकी जो करेंसी क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसे में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि या तो उनको लीगलाइज कर दो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है उनको एक्सेप्ट करने लगे हैं अभी एज ए मेथड ऑफ पेमेंट, या फिर गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी बनाए। तो आरबीआई ने एक प्लान किया कि डिजिटल रूपी करके लॉन्च करेंगे और आरबीआई खुद अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाएगी, दैट इज ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड रहेगी। और इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, बिकॉज पैसे जो है अभी अभी हम देखते हैं कि कागज के फॉर्मेट में बनते हैं, जिससे बहुत सारे पेड़ वगैरह कटते हैं, और पेड़ खरीदना यूज नहीं होता, बट काफी कुछ जो है लेबर वगैरह लगता है, प्रिंटिंग में बहुत टाइम लगता है, सब चीजें होती है। लेकिन अगर डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो इन सभी से हम बच जाएंगे, हम अपने रिसोर्सेज बचा पाएंगे। चाहे टाइम की बात करें, चाहे मनी की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या रहने वाला है, बट ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि अब डिजिटल करेंसी भी देखने को मिलेगी, जो कि हमारा फ्यूचर है अपकमिंग ईयर्स में। 30% टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर आपके पास कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट है तो उसको ट्रांसफर करने का 30% टैक्स देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो मेरे पास कोई एक बड़े अमाउंट में एक डिजिटल एसेट है। डिजिटल एसेट का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो मेरे पास एक कार है, तो एक फिजिकल एसेट है जिसको मैं टच कर सकता हूं, लेकिन कोई एक ऐसी एसेट जो कि डिजिटल फॉर्मेट में अगर मैं उसको ट्रांसफर करूंगा तो 30% के रेट के अकॉर्डिंग मुझे जो है अमाउंट एज ए टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने फ्लैट रेट दे दिया है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी एसेट जो कि डिजिटल फॉर्मेट में है, उसको अगर ट्रांसफर करते हो तो 30% के रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देखें तो इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम जो है उसका ऑक्शन होगा अभी 2022 में, जो कि एक अच्छी बात है। अब इंडिया में हमारे 5G आ जाएगा 2022 के ईयर में ही ऑक्शन हो जाएगा, तो जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा और हमें जल्दी 5G देखने को मिलेगा। स्कीम फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर 5G विल बी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लिंक स्कीम। मतलब कहने का है कि यहाँ पर इंडिया में प्रोडक्शन होगा, इस तरीके से जो काम होगा वो इंडिया की लेबर से ही करवाया जाएगा। टू अवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू लेव ऑप्टिकल फाइबर इन रूरल एरियाज कंप्लीशन 2025 तक जो इंडिया के दूर दराज के गांव हैं, रूरल एरियाज है,
वहां पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया जाएगा ताकि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए। 480 बिलियन रुपीज सेट असाइड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग 2022-23। अपकमिंग ईयर में हमें अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान में 480 बिलियन रुपीज जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम हाउसिंग स्कीम पे खर्च करेंगे ताकि गरीबों को अपने घर मिल सके अपने खुद के। टू एलोकेट एडिशनल 125 बिलियन रुपीज फॉर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टुवर्ड सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो एक चीज हमें यहाँ पे और अच्छी मिली है देखने को, दैट इज की गवर्नमेंट अब ग्रीन इंडिया पे फोकस कर रही है। सोलर इक्विपमेंट बनाने के लिए 195 बिलियन रुपीस का जो है इसको अलोकेट किया गया है। और ये जो रहेगा दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव रहेगी। दैट इज का मतलब कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन जो लेबर होगा वो इंडिया का यूज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जॉब भी क्रिएट होंगी। तो ये अच्छी बात है। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है गवर्नमेंट उतना ज्यादा जॉब क्रिएट होती है। तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट खर्च करेगी उतना अच्छा है हमारे यूथ के लिए। डोमेस्टिक स्कीम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल सीड्स इंपोर्ट्स। तो कहना है कि एग्रीकल्चर को फायदा होगा कि हम इंपोर्ट करना जो है उसको कम कर पाएंगे ताकि हम डोमेस्टिक स्कीम को अपना सकें। फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल। अब गाइस ब्लेंडेड कैपिटल क्या होता है? ब्लेंडेड कैपिटल का मतलब होता है दैट इज की कोई एक ऐसा फंड जो कि गवर्नमेंट का भी है, उसमें प्राइवेट भी है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो आपके नॉन प्रॉफिट ग्रांट होते हैं ना, कोई बैंक जो नॉन प्रॉफिट ग्रांट देती है जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने कोई अमाउंट दे दिया, तो इनका सबका मिक्सअप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लेंडेड कैपिटल। तो गाइस याद रखना ब्लेंडेड कैपिटल का मतलब है मिक्सअप ऑफ फंड। तो फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल रेज्ड अंडर को इन्वेस्टमेंट मॉडल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप। तो जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए ब्लेंडेड फंड जो है वो रेज किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। रेलवे टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल फार्मर्स इन 2020-23। तो जो रेलवे है वो भी अपना नेटवर्क जो है अपने फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग सहूलियत के लिए बनाया जाएगा ताकि उनको भी इसके लिए इसका एडवांटेज मिले। और इसके अलावा मैं बता दूं कि रेलवे का बजट पहले अलग बनता था और यूनियन बजट अलग बनता था, बट अब दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। अब यूनियन बजट और रेलवे बजट एक ही में पेश कर दिया जाता है। गाइस अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो 400 एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 400 एनर्जी एफिशिएंट बनाई जाएंगी ट्रेनें, जिसमें कि मतलब एनर्जी एफिशिएंट का मतलब है कहना कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा उसमें। नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-23। तो 25,000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सपेंड और कर दिया जाएगा नेशनल हाईवेज की लेंथ को। हाईवे अब ये ना अच्छी बात है क्योंकि इससे जॉब क्रिएट होंगी। हाईवे एक्सपेंशन टू कॉस्ट 200 बिलियन रुपीज इन 2022-23। तो ये जो हाईवे एक्सपेंशन है उसमें पैसे भी ज्यादा खर्च करेगी गवर्नमेंट। इंडिया बजट टू ब्रिंग आउट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। अब गाइस ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन बजट में इस चीज को डाला गया कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाया जाएगा। जैसे स्कूटर है हमारा, ई स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार है। जो टेस्ला कंपनी है इलोन मस्क, वो अभी इलेक्ट्रिक कार बनाने का प्लान कर रहे हैं, इंडिया में भी जल्दी आ जाएगा। तो गाइस उसमें ना बहुत टाइम लगता है बैटरी को चार्ज करने में। अब पेट्रोल का क्या होता है कि 2-4 मिनट में पेट्रोल भर जाता है और हम निकल जाते हैं पेट्रोल पंप से, लेकिन बैटरी के केस में ऐसा नहीं होता। बैटरी में आपको चार्ज करने में टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ने बजट में स्वैपिंग पॉलिसी लेकर के आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि हम जैसे हमारी बैटरी खत्म हो जाएगी हम पेट्रोल पंप जाएंगे, मतलब जहां भी हमारा एक स्टेशन होगा वहां पर अपनी बैटरी दे देंगे, एक भरी हुई बैटरी लगा लेंगे और निकल जाएंगे वहां से। तो बिल्कुल टाइम की बचत हो जाएगी और जो खाली बैटरी आप उन्हें देंगे वो उसको चार्जिंग में लगा देंगे। इस तरीके से मतलब स्वैपिंग होती रहेगी। आप जैसे सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर हम जो घर में यूज करते हैं, खाली हो जाता है आप दे देते हो, भरा हुआ ले लेते हो। तो सेम इसी तरीके से स्वैपिंग चलती रहेगी, जिससे कि ग्रीन इंडिया का जो हमारा मिशन है वो जल्दी ही मतलब अच्छे तरीके से हम अचीव कर पाएंगे। तो एक अच्छा प्लान है, मैं भी इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस चीज को अच्छे से कर दिया है। गाइज ये हमारे कुछ हाइलाइट्स थे। आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, आपके कुछ व्यूज वगैरह हैं तो कमेंट करके बता देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। आई होप चीजें समझ में आपको आई होंगी और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी इससे हेल्प होगी। और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, जितना भी आप शेयर कर सकते हो इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।